नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ अगर बात करें, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान भागीरथ जी सुथार, तो आज इनसे बात करेंगे कि इनके जिस प्रकार जो जीवन का जो खास पल थे वो राजकीय सेवा में किस प्रकार गुजरे और इनके द्वारा जो अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए और जो बच्चों को शिक्षा दी गई उसके अंदर जो बच्चे आज अपने लक्ष्य को जिस प्रकार प्राप्त हुए, तो किस प्रकार इनका संघर्ष रहा। क्योंकि पुराने समय में जैसे 1984 में इनकी जो नियुक्ति थी, तो उस टाइम की शिक्षा में और वर्तमान शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव है। तो आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और सर की जो जीवनी है उसके बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आप। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है, हमारे घर पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अगर बात करें अध्यापन के क्षेत्र में, आज आपके पढ़ाए हुए बच्चे कई क्षेत्रों में जैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपकी सेवाएं कहाँ कहाँ रही? मेरी सर्वप्रथम नियुक्ति जो है वो इसी लोकल गांव में ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला बींजवाइला में ही हुई थी और इसी गांव की एक शाखा खोली थी 53 LLP। तो वहाँ मैं गया, उस शाखा में 2 साल तक अपना सेवा दी वहाँ पे। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हुआ राजकीय प्राथमिक पाठशाला 1 PP 1986 में। वहाँ भी मैंने 2 साल सेवा दी और उसके बाद में पुनः मैं बींजवाइला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बींजवाइला में आ गया था 1988 में। और 88 से 1996 तक मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला बींजवाइला में ही कार्यरत रहा। उसके बाद समायोजन जब हुआ, हमारे टीचर्स ज़्यादा हो गए थे, बच्चों की संख्या थोड़ी कम थी। उस वजह से हमारे समायोजन के तहत हम जो सीनियर थे उनको फिर पास के स्कूलों में भेज दिया गया। तो मेरा उस समायोजन के कारण राजकीय प्राथमिक पाठशाला 55 LLP हमारे पास में ही, वहाँ मैं चला गया। वहाँ अपने 1996 से लेकर के 2009 तक अपनी सेवाएं दी। और 2009 में जब पाते वेतन पर हमारा प्रधानाध्यापक के पद पर जब प्रमोशन हुआ तो उस समय हमसे मांगा गया था कि आप 4-4, 5-5 स्कूल लिख कर दे दें नज़दीक के। तो उस नियम के तहत मेरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 34 LLP में बतौर प्रधानाध्यापक पदोन्नति हुई और मैं 2009 से लेकर के 2016 तक उस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में विभागीय पदोन्नति जब हमारी हुई DPC, तो उस समय ये श्रीमती सरस्वती देवी मंडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बींजवाइला में पद खाली था और काउंसलिंग के जरिए उस पद पर मैं 2016 से मेरी पोस्टिंग हो गई, नियुक्ति हो गई और 2016 से 31 मार्च 2021 तक मैं इसी पद पर इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो गया। सर, आपका अगर अनुभव की बात करें तो लगातार जैसे अलग अलग विद्यालय में आपने बच्चों को शिक्षित किया, तो जो अनुभव थे आपके, जो खास पल थे, किस प्रकार वहाँ पे आपने मतलब उन पलों को? बहुत बढ़िया था जी। आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, आजकल का जो वातावरण है बच्चों का और उस ज़माने जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय बहुत फ़र्क था। उस समय तो ये था कि अभिभावक बच्चे को लेकर के हमारे पास ही आते थे ये, और जैसे मैं आपको बताऊं सीधी बागड़ी में बोलूं तो सीधा ये कह देते लो गुरु जी ने संभालो, बंदो बना दियो। तो उस समय अध्यापक की कदर भी बहुत ज़्यादा थी, इज्जत भी बहुत थी। और आजकल जब ये निजी शिक्षण संस्थाएं आसपास में बहुत सारा खुल गई है, उस वजह से अध्यापकों को भी संघर्ष करना पड़ता है नामांकन के लिए। तो उस समय थोड़ी सी बच्चों को हम डांटने वाली तो बात ही कहाँ है, वो मतलब हम टेढ़ी नज़र से देख भी नहीं सकते। तो ये बहुत अंतर आया है पहले से। सर, वर्तमान शिक्षा में और पहले की शिक्षा में जैसे बदलाव भी काफ़ी हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का भी जैसे पहले अभाव था, उस टाइम में बच्चों को भी मोटिवेशन करने का जो तरीका था, तो अभिभावकों को कैसे आप मतलब मैनेज करते? हम सीधे सीधे अभिभावकों से जुड़े रहते थे। जो भी हमारे स्कूल के अंदर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो हम गांव वालों से संपर्क करते थे और गांव वाले हमारे साथ इतने मतलब उनके अच्छे संबंध थे कि गांव वो स्कूल में कोई कमी आने ही नहीं देते थे। हालांकि विभाग की तरफ से हमें
कुछ भी नहीं मिलता था। जब से डीपीपी की स्थापना हुई 2000 के बाद में, उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान आया, ये वर्ल्ड बैंक से जब पैसा आया तो उसके बाद में स्कूलों का थोड़ा वातावरण सुधरा। वो मूलभूत सुविधाएं जो मिलने लगी, स्कूलों के अंदर सामान भी काफ़ी संख्या में, नहीं तो पहले कुर्सियाँ भी नहीं मिलती थी। लेकिन गांव वाले हमेशा तत्पर रहते थे। वो अध्यापक के आपस में उसके उस सहयोग या उस अध्यापक पे निर्भर करता था कि वो गांव वालों से कैसे संपर्क करता है। अगर अच्छे संपर्क थे तो गांव वाले हमेशा तैयार रहते थे। हमें तो कभी समस्या आई नहीं, गांव वाले हमेशा ही सहयोग करते रहे। हमारा कोई समस्या हमारी थी नहीं कभी। सर अगर बात करें जैसे आपकी सेवाएं काफ़ी विद्यालयों में अलग अलग जगह रही, तो जैसे परिवार का कैसे सहयोग रहा आपका, जिस प्रकार, क्योंकि आपने परिवार में भी पूरा टाइम दिया, बच्चों को भी शिक्षित किया, तो किस प्रकार मतलब परिवार का कैसे सहयोग रहा? सर इसके लिए मैं ये बताऊं कि मैं संयुक्त परिवार में रहा था। अभी मैं जैसे अभी 7-8 साल पहले ही हम अलग हुए हैं भाई भाई। मेरे माताजी पिताजी थे, हम भाई थे 3, इकट्ठे रहते थे। तो परिवार की तो मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी थे, माताजी थी, भाई थे, मैं तो सबसे छोटा हूँ। इस वजह से मुझे कभी कुछ बच्चों की कभी चिंता नहीं रही। मेरे परिवार वाले अपने आप संभालते थे, बच्चे भी ठीक थे मेरे, अपने आप पढ़ रहे थे। तो परिवार की तरफ से मुझे कोई दिक्कत आई नहीं कभी। खेती बाड़ी का धंधा था हमारा साथ में, वो भी। सर अगर बात करें वर्तमान में इस क्षेत्र में क्या है कि जैसे नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है, युवा कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रष्ट होकर जैसे नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहा है, तो आप एक शिक्षक पद पे रहे, हमेशा आपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे लाने का प्रयास किया, तो नशे के खिलाफ क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे एक कार्यक्रम था गर्ल्स स्कूल में, तो उसमें भी मैंने अध्यापकों से भी यही कहा था, वहाँ एक स्पीच दी थी, बच्चों से भी निवेदन किया था कि आजकल की सबसे बड़ी आवश्यकता है मॉरल एजुकेशन की। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से 70 से 80% जो बातें हमारे जीवन में काम आनी चाहिए वो तो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे कभी काम ही नहीं आती। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा जो है, ये मुझे तो लगता नहीं कभी जीवन में हमने कभी इम्प्लीमेंट किया हो इसको। और हमसे ज़्यादा ज्ञान तो बच्चे गूगल पे एक क्लिक से प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बच्चों को मैनर्स, संस्कार और नैतिक शिक्षा उनको दी जाए। क्योंकि आजकल बच्चे जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर एक बार चल गए तो वापस मुड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उनको सही रास्ते पे ले जाना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है शिक्षकों का। और मैंने पूरे शैक्षिक जीवन में इस बात पर हमेशा ही जोर दिया कि बच्चों में संस्कार अच्छे डाले जाएं। शिक्षा तो वो कहीं से ही ग्रहण कर लेंगे। सर आपकी अगर बात करें जैसे एक सेवानिवृत्ति के बाद लगभग आपकी 60-65 साल की जो एज है, लेकिन आज भी आप जैसे एक हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ लग रहे हैं, इसका क्या राज है? सर इसके लिए तो ये राज है कि मैं हमेशा ही खेती से जुड़ा रहा। जैसे मेरा पार्ट टाइम मुझे और कोई काम ही नहीं था, मैं खेत में श्रम करता हूँ, आज भी श्रम करता हूँ खेत में, खेती से जुड़ा रहा। बाकी मैं और कुछ कोई मेरी वो है नहीं आदत, तो उस वजह से अभी तक भगवान की दया है, स्वस्थ हूँ सब कुछ। शुद्ध वातावरण और आपको बस सुबह टहलना वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह वो तो हमारा डेली का रूटीन है, 4-5 किलोमीटर घूमना, शाम को खेत में जाना, काम करना जब भी समय मिले, ये अब तक चलता है बस। सर कहीं ना कहीं अधिकतर देखा गया कि सेवानिवृत्ति के बाद जो राजकीय कर्मचारी उनका कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ झुकाव होता है, कोई व्यवसाय की तरफ होता है, आपने क्या लक्ष्य निर्धारित? मेरी इच्छा गांव में समाज सेवा करने की है, और मैंने पिछले 2022 में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव भी लड़ा, और मुझे गांव में मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, उस वजह से मुझे फ़ायदा भी मिला, मैं विजयी हुआ, जीत गया था। और अब भी मैं हालांकि राजनीतिक पूर्ण रूप से तो भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोई भी सम्मेलन होता है, कोई भी गांव में मीटिंग होती है तो मैं ज़रूर जाता हूं। गांव वाले भी अच्छा आदर देते हैं मेरे को, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है गांव में समाज में सेवा करूं, जितना मेरे से हो सके। वो राजनीति के माध्यम से करूं या कोई आध्यात्मिक के माध्यम से करूं या सामाजिक, जो भी मेरे से बनता है मैं ज़रूर जाता हूँ, करता हूँ उसकी सेवा। सर अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि आप सामाजिकता से हमेशा जुड़े रहे हो, यहाँ के ग्रामीण वासी लोगों ने भी आपको भरपूर सहयोग दिया, और आज एक आपके पास किसान पद की जो जिम्मेदारी है वह भी है। सर हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को, आपके शुभचिंतकों को और किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे इफ़को की या दूसरी जो हमारे सोसाइटी पर जितनी भी दवाइयाँ आती है और जो खाद आती है,
तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उस जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो भी चीज़ें आती है वो नकली होने का तो गुंजाइश ही नहीं है कहीं। हम देख रहे हैं कि कीटनाशकों की दुनिया में आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई है, उनका रिजल्ट भी जैसे पिछले दिनों 65 LNP में एक बार की पूरी फसल ही नष्ट हो गई, कल परसों की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी से जुड़े वहाँ जितने भी उत्पादन हमें मिलते हैं उनसे वो ख़रीदें, ताकि उनकी गुणवत्ता जो है वो निश्चित रूप से ख़राब नहीं होगी। और भी जितने वहाँ से कोई ऋण प्राप्त होता है तो संपर्क करते रहें, ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान भागीरथ जी सुतार। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इनकी सेवाएं हैं वो अलग अलग विद्यालयों में रही, और वर्तमान में ये एक बात करें ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी इनके पास पद है किसानों से जुड़ा हुआ। तो किसानों के लिए भी इन्होंने एक उत्तम संदेश दिया कि उचित खाद जो भी जैसे इनकी समिति में आती है तो वो कहीं ना कहीं एक उसमें उसका कोई मिलावट वाली वो बात नहीं होती। तो किसानों को भी एक सोच समझ के जो किसी भी खाद बीज का जो चयन करना चाहिए। तो सर सबसे पहले जिस प्रकार आपने हमारे 10 मिनट टाइम दिया चैनल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे गांव में आए और हमारे जैसे सेवानिवृत्त रिटायरमेंट पर्सन को आपने इतनी बातें पूछी, हम तो सौभाग्य मानते हैं अपना जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट, और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।